हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सभी को नमस्कार। जो हमारे प्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा था उसमें हमने पीछे जो है काफ़ी कुछ पढ़ा उसमें पिछले लेक्चर में। आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। भाई ये हम एनसीईआरटी का ही पढ़ रहे हैं, और जो पीछे हमने वैसे हम सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी में देखना भी कोई नया चेंज है या नहीं है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं बेटा। ये ड्यूरिंग कोपुलेशन के दौरान मतलब कोइटस हम बोल सकते हैं, सीवन जो है वो रिलीज होता है पेनिस के द्वारा इनटू द वेजाइना। इसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, और मोटाइल स्पर्म जो है वो क्या करेंगे, स्विम करेंगे रैपिडली। जैसे वेजाइना के अंदर गए, देखो उसमें कैपिस्टेशन भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसके बाद वो स्विम करेंगे, बहुत स्पीडली स्विम करेंगे, और सर्विक्स से होते हुए कहाँ जाएंगे, यूट्रस में एंट्री करेंगे। यूट्रस से फिर फाइनली वो एम्पुला रीजन, देखो फ्लोपियन ट्यूब में 3 रीजन बताए थे, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टमस। तो जो एम्पुलर रीजन है वहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब के वहाँ पर पहुँचेंगे स्पर्म। ठीक है, फिर ओवम जो रिलीज हुआ है ओवरी से, वो भी एम्पुलर रीजन में आ जाएगा, और वहाँ पर आके फिर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगी। तो आपको ये बात क्लियरली याद रखनी है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्पुलर रीजन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन जो है कैन ओनली आकर्स, मतलब फर्टिलाइजेशन कब होगी, जब ओवम और स्पर्म ट्रांसपोर्टेड दोनों एक साथ एम्पुलर रीजन में मीट करेंगे, एक साथ एम्पुलर रीजन में मिलेंगे आके, तभी फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन वो ये क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि ओवम और स्पर्म जब आएंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगी, नहीं तो वो नहीं होगी भाई। ठीक है, अगर स्पर्म लेट हो गया तो भी नहीं होगी, अगर ओवम नहीं आया स्पर्म पहले आ गया तो भी नहीं होगी। तो बाई चांस होता है ये फर्टिलाइजेशन का, इसलिए इसका रीज़न ये है कि तभी तो ये बोलते हैं कि वाई नॉट ऑल कोपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड, तभी तो जितने भी कोपुलेशन होते हैं, जितने भी सेक्स होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि उसी की वजह से फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी हो, पॉसिबल नहीं है, बाई चांस का होता है ये। ठीक है, कि ओवम और स्पर्म एक साथ आ गए और तब जाके फर्टिलाइजेशन होगी एम्पुलर रीजन में। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन जो है स्पर्म का ओवम के साथ, उसी को हम फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म जो है कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर। जो स्पर्म है वो किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, जो ओवम था सेकेंडरी साइड था उसकी जोना पेलुसिडा लेयर के कॉन्टैक्ट में आएगा, और वहाँ पर कुछ चेंज होगा जिससे कि जो एडिशनल स्पर्म है उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। ये भी हमने पढ़ा था। फिर इसी बात से क्या इंश्योरिटी होती है, क्या श्योरिटी होती है कि ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइजेशन एंड ओवम। ठीक है, फिर सिक्रेशन जो थे एग्रोसोम के, वो हेल्प करते हैं स्पर्म को एंट्री करने में, किसमें, ओवम की साइटोप्लाज्म में, थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर दिस इंड्यूस द कंप्लीटेशन ऑफ द म्यूटिक, जैसे ही स्पर्म इसमें एंट्री करेगा सेकेंडरी साइट में, तो म्यूटिक डिवीजन सेकेंडरी साइट का कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन जो है वो अनइक्वल होता है, जब वो जैसे ही सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो उसमें 2 फॉर्मेशन होंगे, एक सेकेंड पोलर बॉडी की और एक एप्लॉइड होम, उसको क्या बोलते हैं, ऊटिड। तो इंपॉर्टेंट है ये ऊटिड क्या होता है, कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज ऊटिड, तो हैप्लॉइड ओवम को ही ऊटिड बोलते हैं। ठीक है, फिर एप्लॉइड न्यूक्लियस जो है स्पर्म का, वो ओवम के साथ फ्यूज करेगा और डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। तो इसमें पूछ लिया हाउ मेनी क्रोमोसोम, तो सिंपल सी बात है n+n, n स्पर्म है, मतलब उसमें 23 क्रोमोसोम नंबर है, जबकि जो ओवम है उसमें भी 23 क्रोमोसोम है, वो भी n है, तो n+n 2n। तो डिप्लॉइड जाइगोट हो गया। डिप्लॉइड जाइगोट जो है उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 + 23 = 46 क्रोमोसोम होंगे एक जाइगोट में। ठीक है, फिर वन एज द रिमेंबर, और एक बात और याद रखनी होगी, जो सेक्स ऑफ बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। जो सेक्स है बेबी का वो भी इसी स्टेज पे डिसाइड होता है कि भाई मेल होगा या फीमेल बनेगा, जो बेबी बनेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये मेल पे डिपेंड करता है, जो मेल पेरेंट होता है उसके क्रोमोसोम नंबर पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें से जो है जो स्पर्म रिलीज होते हैं, हाफ जो है हैविंग एक्स क्रोमोसोम, हैविंग एक्स सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और दूसरा जो हाफ है, जो 50% है, वो हैविंग वाई सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें एक्स और वाई 50-50 होते हैं। ठीक है, जबकि जो ओवम होते हैं उन सभी में एक्स क्रोमोसोम होता है, दोनों जो कितने ओवम रिलीज होते हैं उनमें एक्स ही मिलेगा। तो इसलिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन वो किस पे डिपेंड करता है, वो मेल पे डिपेंड करता है बेटा, मेल पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन गांवों में कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी इस बात की, मतलब उनकी कोई ऐसी चीप थिंकिंग है इस बारे में कि जैसे कि मान लो किसी के लड़की पैदा हो रही हैं, ठीक है, 3-4 लड़की हो गई, ठीक है, तो लड़की पैदा और लड़का पैदा नहीं हुआ, तो जो जो मतलब जो उसकी जो फीमेल है, उसकी जो सास है, जो वो उसको ताने दे दे के मार देगी कि भाई ये कहेगी कि ये लड़के को पैदा नहीं कर रही। लेकिन
अभी इस बात से क्लियरली साफ होता है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फीमेल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा है, फीमेल को। फिर ये बोलेंगे कि भाई इसके हमारे जैसे उसका जो बेटा है उसकी दोबारा शादी करवा दो, उससे लड़के पैदा होंगे। लेकिन मान लो दोबारा शादी करवा भी दी तो भी फिर मान लो यही कंडीशन है, लड़की ही पैदा हो रही हैं, तो ये इसमें किसका दोष हो रहेगा, मेल का ही दोष होगा ना इसमें, ठीक है। तो ये कुछ चीप थिंकिंग एक तरह से मानसिकता है लोगों की, ठीक है। अब कुछ सुधार आ रहा है कि भाई लड़कियों को भी इसमें मतलब इम्पोर्टेंस मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए देखो, देयर फॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमीट्स ओवर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैविंग द सेक्स क्रोमोसोम एक्स, उसमें क्या कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स, जबकि मेल गैमीट जो स्पर्म है द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर एक्स और वाई, जो मेल के अंदर जो गैमीट बनेंगे उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। तो 50% स्पर्म जो है कैरी करते हैं एक्स क्रोमोसोम को, जबकि 50% करते हैं वाई क्रोमोसोम को। तो इस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो देख लीजिए, फादर है एक्स वाई है उसके पास सेक्स क्रोमोसोम, जबकि मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है। तो जब इनमें ऐसे रिप्रोडक्शन होता है, कोपुलेशन होता है, तो उस दौरान देखो, इस मान लो 4 बच्चे हैं तो 2 बेटे 2 लड़कियां ऐसे पैदा होंगे, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो बेटा इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल बाकी का जो लेक्चर रहेगा वो कल आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब डेली लेक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। और आप इसमें जो है डेली लेक्चर इसको नोट करते रहें, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।